योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं? तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किस तरह से ऑनलाइन स्वरोजगार संगम का आयोजन किया जा रहा है, सीएम की तरफ से शुभारंभ किया जा रहा है स्वरोजगार योजना का। आपकी टीवी स्क्रीन पर है तस्वीरें, आप देख सकते हैं। तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। सीएम योगी ऑनलाइन स्वरोजगार संगम का आयोजन जिस तरह से किया जा रहा है उसका हिस्सा वो बने हैं। लखनऊ से सीधे तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी के जरिए स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है सीधे। ऑनलाइन स्वरोजगार योजना का जो शुभारंभ है वो सीएम योगी के जरिए किया जा रहा है। स्वरोजगार योजना की शुरुआत दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं लखनऊ पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां से इस योजना का शुभारंभ सीएम की तरफ से किया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। लखनऊ से सीधे तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ऑनलाइन स्वरोजगार संगम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और वहां पर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ उनकी तरफ से किया जा रहा है। सीधे तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लखनऊ पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तमाम अधिकारियों से चर्चा करते हुए इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्वराज योजना का वो शुभारंभ कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑनलाइन स्वरोजगार संगम का आयोजन किया गया है। क्या चलाएंगे आप इसमें? सर ये कॉमन रेडी सेंटर है। हाँ। और इसमें सारे किसानों के हमने लगभग 250 किसानों का अभी तक जुड़ा है परिवार का। और इसमें काला नमक से ही रिलेटेड सारी चीजें रहेंगी, जैसे उसमें वेयर हाउस है, मिल है और बीज है, सारी चीजें जो है उनको देने के लिए। और एक तरह से ये आशीर्वाद आपका यहाँ के किसानों का वरदान है। इसमें काला नमक चावल का उत्पादन वहां पे हो रहा है आपके जनपद में? जी जी सर, पहले जैसे एक सिस्टम बहुत अच्छा नहीं होता था, किसान भाग रहे थे, वहां पे करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उत्पादन में काफी ज्यादा होती थी। थोड़ा सा फसल की इसकी जो साइकिल है वो ज्यादा होती है, गेहूं के लिए तरीके लेट हो जाता था। अब तो काला नमक की नई वैरायटी आ चुकी है। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ने भी और कोसा इंस्टीट्यूट ने भी नई वैरायटी काला नमक की लेके आए हैं। वहां पे किसानों को आप लोगों ने इसके साथ नहीं जोड़ा है? सर जोड़ा गया है। 3 वैरायटी, 2 नई वैरायटी आई हैं। एक तो ट्रेडिशनल हम लोग की जो बड़ी वाली जो सबसे होती थी KL3 करके है, वो ज्यादा उसका इसमें ज्यादा दिन तक रहता है। तो इस तरह से उसका सॉफ्टनेस भी अच्छा है। उसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स एक शुगर फ्री की कैटेगरी में आ जाता है वो। और उसके बाद लेकिन उसका पैदावार तो कम होता है हमारे। कम होने की वजह से थोड़ा सा आप नए बीज आए हैं तो इससे प्रोडक्शन थोड़ा सा इनका बढ़ा है। सारे लोग और खरीदार भी बढ़े हैं। खरीदार इसके पहले होते नहीं थे, लोग अपने लिए ही उगाते थे, बेचने के लिए कम, क्योंकि पैसा नहीं मिल पाता था। अब हमने CFC के माध्यम से ये कर दिया है कि हमने 6500 रुपए क्विंटल हम इनका धान खरीद लेंगे। चलिए, बहुत सुंदर, अच्छा प्रयास है और भी लोगों को प्रोत्साहित करिए। काफी लोग इससे जुड़ेंगे। वाराणसी
उसके साथ भी एक हमें एमओयू प्रस्तावित कर रहे थे, उनकी भी एक इकाई वहाँ खोलेंगे सर सिद्धार्थनगर में। अच्छा रहेगा, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको एक्सपोर्टर हैं। आगरा सर ये लेदर का एक इसमें योजना है, उसके लिए लेदर का सामान जो एक्सपोर्ट होता है वो कई बार रिजेक्ट हो जाता था वहाँ जाके, तो वो पूरा लॉट आता था वापिस, तो यूरोपियन क्रेडिट की लगोटी यही ये तो लग गई है चल रही। आगरा नमस्कार सर, पूर्ण दावा जी सर वो ब्रीफ करेंगे सर। नमस्कार, परम पूज्य योगी के रूप में, एक युग पुरुष के रूप में मैं आपकी शरण वंदना करता हूँ और एक मुख्यमंत्री के रूप में आपका अभिवादन और साथ ही हमारे मंत्री सिद्धार्थ सिंह जी, पूरे मान सिंह जी का अभिनंदन एवं अभिवादन करता हूँ आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स चैंबर से। प्रवासी श्रमिकों के लिए आपकी संवेदना पुनर्स्थापन के प्रयास हुए योजनाएं अभिनंदनीय है। सौभाग्यवश आगरा का जूता उद्योग 100% श्रमिक आगरा के आसपास के ही है और पारंपरिक श्रमिक ही आगरा के इस व्यवसाय की पूंजी है। आगरा के चरण उत्पादों विशेष तौर पर जूता निर्माण का पारंपरिक क्लस्टर है और आगरा की 40% जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी व्यवसाय से अपनी परंपरा पोषण करती है। 25% देश के निर्यात का और 65% घरेलू मांग की आपूर्ति आगरा करता है। आगरा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स चैंबर एपमेक की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार की अनूठी योजना ओडीओपी का स्वागत करता हूँ और आगरा के चर्म उत्पादों के चयन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। ये एक ऐसी योजना है जो पारंपरिक क्लस्टर्स को न केवल जीवित रखेगी बल्कि गति देगी और विकसित करेगी और लोगों को नौकरियों के लिए बड़े शहरों का मुंह नहीं काटना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में एसआई योजना के अंतर्गत आगरा में टेस्टिंग लैब का निर्माण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। यह 15 करोड़ 68 लाख की योजना थी जिसमें भूमि और उसकी 20% एक्सपोर्टर चैंबर द्वारा की गई है और 80% राशि सरकार द्वारा की गई है। इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसकी टेस्टिंग के लिए बहुत सारे रीच स्टैंडर्ड के अंतर्गत 172 केमिकल्स को बैन किया गया है कि उनके 172 टेस्ट हमको कराने पड़ते हैं। उन टेस्टों के लिए हम लोगों को अभी तक चेन्नई और उन पर निर्भर रहना पड़ता था, जर्मन लैब पर निर्भर रहना पड़ता था। अब सुविधा के अंतर्गत एसआई योजना के अंतर्गत अभी निर्माण हुआ है और जो निर्माण चल रहा था वो इस सरकार ने तत्परता से विशेष तौर पर माननीय मंत्री सिद्धार्थ सिंह जी और बड़े प्रमुख सचिव रमेश सहगल जी ने जो प्रयास किए और पिछले 1 महीने के अंदर इसकी शुरुआत कराई और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये एक चीन का जो डोंगवान शहर है आगरा उसको पीछे छोड़ेगा और विश्व की फुटवेयर फैक्ट्री बनेगा। मेरी निवेदन है कि 3D डिजाइनिंग, इस समय डिजाइनिंग सबसे बड़ा का महत्व है और ओडीओपी के अंतर्गत 3D डिजाइनिंग और 3D प्रिंटर की व्यवस्था की अपेक्षा हम लोग करते हैं ताकि डिजाइन में उत्तम हो और अधिक से अधिक नए उत्पाद बना सके। मैं एक बार सरकार का आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स चैंबर की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी ये योजना निश्चित रूप से आगरा में रोजगार के नए अवसर पैदा करने की धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई जी, धन्यवाद। ये संबल का एक और कॉमन स्टडी सेंटर है संबल। नमस्कार सर, अविनाश डीएम संबल बोल रहा हूँ सर। हमारे पास आर्ट बोर्ड क्राफ्ट फाउंडेशन के सर एसपीवी है, डायरेक्टर सर कौशल जी बैठे हैं, सर बताएंगे सर। नमस्कार सर, सादर अभिवादन सर। प्रथम तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि ओडीओपी योजना में हमारे संबल के हैंडीक्राफ्ट को शामिल किया और मुख्यमंत्री जी ने जापान की तर्ज पर ये ओडीओपी योजना हमारे प्रदेश में लागू की। जो हमारा हैंडीक्राफ्ट उद्योग एक नतप्राय हो गया था वो एक संजीवनी उसको मिल गई है। जो हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां इस हैंडीक्राफ्ट को छोड़ना चाहती थी वो आज इस
से डिजाइन कर उसे उच्च बाजारों में बेचेंगे, जो कि अभी तक चीनी कंपनियां हमसे रॉ में खरीद कर हमारा दुरुपयोग, मतलब हमें जो है मुख्य लाभ वही कमा पा रहे थे, अब वो लाभ हमें मिल पाएगा। ये सब आपके माध्यम से संभव हो पा रहा है। बहुत सुंदर, बधाई और शुभकामनाएं भी। धन्यवाद सर, सहारनपुर भी है आपका, सहारनपुर में, हाँ सहारनपुर चलो। सहारनपुर बोल रहा हूँ सर, जो है यहाँ पर सर डायरेक्टर है मिस्टर रामजी सुनेजा, ये सर आपको भी बताएंगे सर पूरी योजना के बारे में। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, आदरणीय श्री नवनीत सहगल जी, शासन के प्रशासन के उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारीगण, मैं सहारनपुर हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सेंटर की ओर से आभार एवं धन्यवाद प्रस्ताव प्रदान करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ओडीओपी के अंतर्गत जो सीबीएसई की स्थापना हुई है वह आधुनिकीकरण की एक नई किरण होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा प्रदेश ही नहीं, हमारा देश के साथ साथ अब 10 देश और आ गए हैं जो हैंडीक्राफ्ट में हमारे मुकाबले पर है। अगर सीएफसी की स्थापना जो सहारनपुर में होने जा रही है, इसमें हमें नई मशीनरी मिलेगी और हम कॉम्पिटिटिव रेट पर अच्छा माल दे पाएंगे। आज तक सहारनपुर के अंदर 900 करोड़ से 1000 करोड़ के लगभग का एक्सपोर्ट चल रहा था, सीएफसी के आने से ये लगभग दुगना हो जाएगा। और एक विशेष बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैन पावर है वह लगभग 5000 के लगभग हो जाएगी। परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस समय 1.5 लाख आर्टिजन जो है इस कार्य में कार्यरत हैं, और इसके बनने से हमारे सबसे बड़ा जो लाभ होगा, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमारा जो बायर है उसका ट्रस्ट बढ़ेगा सहारनपुर के अंदर। और आपके प्रयासों से हम सहारनपुर के अंदर जीआई भी प्राप्त कर चुके हैं। इसी के साथ ही मैं सभी सहारनपुर हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सेंटर के डायरेक्टर्स की ओर से आपका धन्यवाद प्रेषित करता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि सहारनपुर के अंदर चाइना पद्धति के तरीके से सहारनपुर में उसी सीएफसी के साथ साथ हमने 300 बीघा जमीन लेकर के 60 उद्योग माइक्रो इंडस्ट्री लगाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है, जिसमें आपसे अपेक्षा है समय समय पर आप हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं और समय समय पर लाभान्वित करते रहते हैं। इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बधाई और धन्यवाद। टिम्बर इम्पोर्ट करके दिलवाने की सुंदर। ये सर ये खुद ही चलाएंगे, हम तो इसको बना के दे रहे हैं, खुद ही चलाएंगे। अच्छा, आ गया तो हमारी क्वालिटी एकदम। माननीय मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करूंगा आशीर्वाद। प्रदेश में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी एमएसएमई के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री चौधरी उदय भान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक टंडन जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल जी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई श्री नवनीत सहगल जी, प्रदेश के लीड बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा समेत सभी प्रमुख बैंकर्स से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और जनपद स्तर पर आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जुड़ रहे हमारे सभी कॉमन फैसिलिटी सेंटर तथा ओडीओपी के इस अभिनव कार्यक्रम को एक नई गति दे रहे सभी लाभार्थीगण, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जब आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह प्रभावित हुई हैं, उन स्थितियों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर अलग अलग तबके के लिए
आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी और आर्थिक पैकेज के इसी कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा आज ये तीसरा बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये एक अभियान है जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी उद्यमियों के जीवन में एक नई खुशहाली लाने, उन्हें आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर करने, सीएफसी के माध्यम से उन्हें नई तकनीक और मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का एक अवसर भी उन्हें उपलब्ध कराने का एक अभिनव प्रयास विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। सचमुच कोविड-19 ने हमारी अर्थव्यवस्था को काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। ये केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश और पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। इन स्थितियों में हमारे स्तर पर कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के साथ ही अपनी आर्थिक गतिविधियों को जिस त्वरित गति और कुछ नए प्रयोगों के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो भी सार्थक प्रयास होगा, उसके परिणाम उसी रूप में देखने को मिलेंगे। प्रदेश के एमएसएमई विभाग ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है और खास तौर पर जब मैं देखता हूं कि 14 मई 2020 को यानी 13 मई को भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की और 14 मई को उत्तर प्रदेश एमएसएमई ने बैंक ऑफ बड़ौदा और सभी प्रदेश के जितने भी बैंक हैं इन सब के साथ मिलकर के बैंकर्स कमेटी के साथ बातचीत करके 57,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 2002 करोड़ रुपए से अधिक का लोन वितरण का कार्य किया था। दूसरी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 26 जून 2020 को 1,35,000 नई इकाइयों को 4,500 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और आज मुझे प्रसन्नता है कि 98,743 नई इकाइयों को 2,447 करोड़ रुपए के ऋण के वितरण का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। यानी अगर हम देखेंगे तो 2,71,743 नई इकाइयों को अब तक 8,949 करोड़ रुपए का ऋण वितरण संपन्न हो जाएगा। यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी टेक्नोलॉजी कैसे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 8,949 करोड़ रुपए का ऋण का वितरण एमएसएमई उद्योग के लिए एक नई ऊर्जा है, एक नया प्रकाश है और इस दिशा से जो प्रयास प्रारंभ हुआ है इसको और गति देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 15,000 करोड़ रुपए का है। हमें अभी और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और मैं इसके लिए अपने सब
लीड बैंक के अलावा जितने भी हमारे यहाँ पे विभिन्न बैंकों से जुड़े हुए उनके मुख्य महाप्रबंधक और महाप्रबंधक गण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इन सबको हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाया है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एमएसएमई सेक्टर को और खासतौर पर नए इकाइयों को इतने बड़े पैमाने पर लोन वितरण का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये 2,71,743 नई इकाइयों को जो ये ऋण वितरण का कार्य संपन्न हो रहा है, ये वास्तव में लाखों नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ भी जोड़ेगा। यानी आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, सेवायोजन, रोजगार और स्वतः रोजगार की उन संभावनाओं को ये आगे बढ़ाता है। जो आशंकाएं पहले व्यक्त की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में 40 लाख के आसपास माइग्रेंट लेबर आएगी, इन माइग्रेंट लेबर के बारे में प्रदेश सरकार क्या कर पाएगी, और मुझे लगता है उसका सबसे सही जवाब है कि उनके स्वावलंबन के लिए उन्हें हम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की योजना में सेवायोजन के साथ, रोजगार के साथ या स्वतः रोजगार के साथ भी हम उन्हें जोड़ने का कार्य करेंगे। और आज का यह कार्यक्रम इसी श्रृंखला में यहां पर आयोजित है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अपने उत्पाद की ब्रांडिंग के साथ साथ उसे बेहतर मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए विभाग ने अमेजन के साथ, ई-बाय के साथ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आज एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए हैं। साथ साथ अपने प्रदेश में नॉलेज और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में एकेटीयू भी उनके साथ सहभागी बन रहा है। ये पहली बार है जब हम अपनी संस्थाओं को बेहतर मंच दे रहे हैं और उनकी प्रतिभा का भी उपयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का हमारा तकनीकी विश्वविद्यालय एकेटीयू अपने आप में एक बेहतर नॉलेज पार्टनर के रूप में उसने अपने आप को साबित किया है। कोरोना कालखंड के दौरान भी जब भी राज्य को आवश्यकता पड़ी, किसी विभाग को आवश्यकता पड़ी, एकेटीयू पूरी मजबूती के साथ वहां खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। और आज एमएसएमई के साथ उनका एमओयू इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने की एक नई कड़ी है। प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो सके, एक जनपद एक उत्पाद की हमारी जो कार्ययोजना है, यह उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। हर जनपद में कुछ न कुछ हमारे पास मौजूद है जिसकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसकी हम ब्रांडिंग कर सकते हैं, जिसको हम उस जनपद के साथ एक नई पहचान दिला सकते हैं। और इसके माध्यम से लाखों नौजवानों को उन्हें स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। और इस दिशा से आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर 13 सीएफसी का एक साथ यहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ और लगभग 6 सीएफसी का लोकार्पण भी आज यहां पर संपन्न हुआ है। यानी ये अपने आप में साबित करता है कि अपने प्रदेश की स्थानीय उत्पाद को भी वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए सीएफसी के माध्यम से बेहतर टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का एक प्रयास सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है आज जिन जनपदों से अभी मैंने यहां पर सीधे संवाद भी किया है, चाहे वह सिद्धार्थनगर हो, आगरा हो, संभल हो, सहारनपुर हो, यानी ये प्रदेश के अलग अलग कोने में है। एक पूरब में है, एक मध्य में है, 2 मध्य में है, एक पश्चिम में है।
यानी ये अपने आप में इस बात को साबित करता है कि प्रदेश के अलग अलग कोने में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की संभावनाएं मौजूद हैं और ये प्रदेश की ऊर्जा और प्रतिभा को भी आगे बढ़ाने का एक बेहतर मंच बनेगा। निश्चित ही सीएफसी के माध्यम से हम लोग अपने स्थानीय उत्पाद को प्रमुखता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। साथ साथ आत्मनिर्भर पैकेज के लाभार्थियों में चाहे वह जो विभिन्न योजनाएं हमारी पहले से चल रही हैं, स्वरोजगार कार्यक्रम है यथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एक जनपद एक उत्पाद योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इनसे जुड़े हुए विभिन्न लाभार्थियों को भी आज ऋण वितरण की कार्रवाई यहां पर आज संपन्न हुई है। मैं कह सकता हूं कि हम वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे, इसको भी परास्त करेंगे, लेकिन साथ साथ अपने युवाओं के लिए, अपने उद्यमियों के लिए, उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए, उनके रोजगार, उनके लिए स्वरोजगार और उनके सेवायोजन के लिए भी सरकार इस कोरोना कालखंड में भी निरंतर प्रयास कर रही है। एक बेहतर प्रयास हुआ है। जिन एमएसएमई उद्यमियों और युवाओं को आज यहां पर लोन की सुविधा उपलब्ध हुई है, मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। जिन क्षेत्रों में, जिन जनपदों में सीएफसी और का लोकार्पण हुआ है, मुझे विश्वास है कि वहां की स्थानीय इकाइयां इन्हें बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी। हमें याद रखना होगा कि टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग हमें आगे बढ़ने की बेहतर संभावनाओं को एक नई गति देता है और जहां पर आज 13 जनपदों में आज शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, एक समय सीमा के अंदर हमें नहीं पूरा करते हुए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वास्तव में टेस्टिंग लैब के अभाव में हमारा उत्पाद पिछड़ जाता था। आज ये सुविधा आपको स्थानीय स्तर पर आने वाले समय में प्राप्त होगी। निश्चित ही आपके स्थानीय उत्पाद न केवल आपको वैश्विक स्तर पर एक मान्यता प्रदान करेगा, अपितु व्यापक रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मैं एक बार फिर से आप सबको आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश सेवा, रोजगार और स्वतः रोजगार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रदेश की युवा शक्ति का प्रदेश के विकास में बेहतर उपयोग कर पाएंगे। यहाँ पर जितने भी हमारे प्रदेश के प्रमुख बैंक हैं, उनके जितने भी यहाँ पे मुख्य महाप्रबंधक और महाप्रबंधकगण उपस्थित हुए हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रदेश में लगभग आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए तक का ऋण वितरण का कार्यक्रम का एक लक्ष्य प्रदेश के अंदर है। अभी हम 8,900 करोड़ के आसपास गए हैं। शेष की भी व्यापक कार्य योजना। ये नया वाला फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा। फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, रोटियां बनाए एकदम सॉफ्ट और स्वादिष्ट। जी करता है उसके हाथ चूम लूं। किसके? आटा जिसने बदला उसके। जब रोटियां सॉफ्ट तो दिल भी सॉफ्ट। सॉफ्ट रोटी का वादा, फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा। हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल के लाखों के बिल से बचाता है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके बाद परिवार को सहारा देता है। ये दोनों आज ही करवाइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को
WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, alcoplus@picadly.com। जिंदगी में हर चीज का विकल्प है, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं। अब बातें नहीं होंगी, अब मुहिम चलेगी। बारिश का पानी बंद। ये अंधेरा बेशक एक हकीकत है, पर देश है भरोसेमंद हाथों में। विश्वास रखिए, हम जल्द उभरेंगे मजबूती के साथ। बस संभाल लीजिए खुद को, परिवार को, रोजगार को, कारोबार को। नए स्किल सीखिए, इस चुनौती को चैलेंज कीजिए। लॉग ऑन कीजिए digividyapith.com पर। डिजी विद्यापीठ, स्किल्स नए जमाने के। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंगरोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join number 1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. एसोसिएट स्पॉन्सर भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। खास खबर के सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। बरेली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ करेंगे बैठक। जिला अस्पताल का भी दौरा कर सकते हैं मुख्यमंत्री। कानपुर हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा और एसपीआरए का ऑडियो हुआ वायरल। कहा विकास दुबे का पैर छूता था विनय तिवारी। दबिश की सूचना विकास दुबे को विनय तिवारी ने ही दे दी होगी। नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और इस वक्त हम सीधे रुख कर लेते हैं नई शिक्षा नीति को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं कि वे क्या कुछ कह रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में मैं समझ सकता हूं कि कितनी बार ये एक शब्द इस नई शिक्षा नीति का आपसे होकर के गुजरा है। बार बार आपका मार्गदर्शन जो हमको मिला है और मैं समझ सकता हूं कितनी संवेदनशीलता से प्रधानमंत्री जी आप कितने चिंतित थे इस नई शिक्षा नीति को लाने के लिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार सहित बार आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपके मानवता के व्यापक विजन के साथ मानवीय मूल्यों के आधार पर समावेशी और सार्वभौमिकता लिए उत्कृष्टता और गुणवत्ता से ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के साथ उदारवादी और विश्व प्रतिस्पर्धी रूप में भारत नॉलेज वेस्ट सुपर पावर बनाने के लिए आपके श्रेष्ठ भारत के संकल्प को धरती पर क्रियान्वित करने के लिए आज ये देश भर का शिक्षा परिवार प्रधानमंत्री जी एकत्रित हुआ है। हम आपको भरोसा दिलाने के लिए दूर दूर से आपके साथ जुड़े हैं। मैं बहुत विनम्रता से आपको निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करें। आपके आशीर्वाद के हम अभिलाषी हैं। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी, श्रीमान संजय धोत्रे जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी और उनकी टीम, इस सम्मेलन में भाग ले रहे वाइस चांसलर्स, अन्य सभी शिक्षाविद, सभी महानुभाव, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में आज का ये इवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कॉन्क्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी, फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। साथियों, 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई झुकाव है। ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव चाहते थे, वो उन्हें देखने को मिले हैं। वैसे कुछ लोगों के मन में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म कागज पर तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? यानी अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है, वह हमें सबको मिलकर के करना है और करना ही है। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में और उस काम में सीधे तौर पर जुड़े हैं और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत ज्यादा है, बहुत अहम है। जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, मैं पूरी तरह कमिटेड हूं, मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। साथियों, हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए अपने नेशनल गोल्स के अनुसार रिफॉर्म्स करते हुए आगे बढ़ता है।
मकसद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखे, फ्यूचर रेडी करें। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की, नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है। जब भारत का स्टूडेंट, चाहे वो नर्सरी में हो या फिर कॉलेज में साइंटिफिक तरीके से पढ़ेगा, तेजी से बदलते हुए समय और तेजी से बदलती जरूरतों के हिसाब से पढ़ेगा, तो वो नेशन बिल्डिंग में कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभा पाएगा। साथियों, बीते अनेक वर्षों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव नहीं हुए थे। परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज में क्यूरोसिटी और इमेजिनेशन की वैल्यूज को प्रमोट करने के बजाय भेड़ चाल को ही प्रोत्साहन मिलने लगा था। कभी डॉक्टर बनने के लिए होड़ लगी, कभी इंजीनियर बनाने की होड़ लगी, कभी वकील बनाने की होड़ लगी। इंटरेस्ट, एबिलिटी और डिमांड की मैपिंग किए बिना होड़ लगाने की प्रवृत्ति से एजुकेशन को बाहर निकालना जरूरी था। हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे युवाओं में क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव थिंकिंग विकसित कैसे हो सकती है, जब तक हमारी शिक्षा में पैशन ना हो, फिलॉसॉफी ऑफ एजुकेशन ना हो, पर्पज ऑफ एजुकेशन ना हो। साथियों, आज गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि भी है। वो कहते थे, उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बृहद लक्ष्य इसी से जुड़ा है। इसके लिए टुकड़ों में सोचने के बजाय एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत थी, जिसको सामने रखने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सफल रही है। साथियों, आज जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूर्त रूप ले चुकी है, तो मैं उस समय और सवालों की भी चर्चा आपसे करना चाहता हूं, जो हमारे सामने शुरुआती दिनों में आए थे।
उस समय जो दो सबसे बड़े सवाल थे वो यही थे कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे युवाओं को क्रिएटिव, क्यूरियोसिटी और कमिटमेंट ड्रिवन लाइफ के लिए मोटिवेट करती है। आप लोग इस क्षेत्र में इतने वर्षों से हैं, आपने अपना जीवन शिक्षा के लिए खपा दिया है, समर्पित किया है। आप लोग इसका जवाब बेहतर जानते हैं। साथियों, हमारे सामने दूसरा सवाल था कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे युवाओं को एम्पावर करती है, देश में एक एम्पावर्ड सोसाइटी के निर्माण में मदद करती हैं। आप सब इन सवालों से भी परिचित हैं और जवाबों से भी भली भांति परिचित हैं। साथियों, आज मुझे संतोष है कि भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाते समय इन सवालों पर गंभीरता से काम किया गया। साथियों, बदलते समय के साथ एक नई विश्व व्यवस्था, एक नए रंग रूप और व्यवस्थाओं में बदलाव, एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो रही है। एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय हो रहा है। इसके हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टम खुद में बदलाव करे, ये भी किया जाना बहुत जरूरी था। स्कूल करिकुलम के 10+2 स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अब 5+3+3+4 करिकुलम का स्ट्रक्चर देना इसी दिशा में एक कदम है। हमें अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है और इसका भी ध्यान रखना है कि वे ग्लोबल सिटीजन तो बने, लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। जड़ से लेकर के जग तक, मनुष्य से मानवता तक, अतीत से आधुनिकता तक सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप तय किया गया है। साथियों, इस बात में कोई विवाद नहीं है कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सीखने की गति बेहतर होती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जहां तक संभव हो 5th क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाने पर सहमति दी गई है। इससे बच्चों को और बच्चों की नींव तो मजबूत होगी ही, उनके आगे की पढ़ाई के लिए भी उनका बेस और मजबूत होगा। साथियों, अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्हाट टू थिंक, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक उस पर बल दिया जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस दौर में हम, और ये दौर ऐसा है जहां इंफॉर्मेशन और कंटेंट की कोई कमी नहीं है, एक प्रकार से बाढ़ आई हुई है। हर प्रकार की जानकारी आपके मोबाइल फोन पर अवेलेबल है।
जरूरी ये है कि कौन सी जानकारी हासिल करनी है, क्या पढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है कि जो पढ़ाई के लिए लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, ढेर सारी किताबें होती हैं, उसकी अनिवार्यता को कम किया जाए। अब कोशिश ये है कि बच्चों को सीखने के लिए इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड तरीकों पर जोर दिया जाए। इससे बच्चों में सीखने की ललक बढ़ेगी और उनके क्लास में उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। साथियों, हर विद्यार्थी को, स्टूडेंट को यह अवसर मिलना ही चाहिए कि वो अपने पैशन को फॉलो करे। वो अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से किसी डिग्री या कोई कोर्स को फॉलो कर सके और अगर उसका मन करे तो वो छोड़ भी सके। अक्सर ऐसा होता है कि कोई कोर्स करने के बाद स्टूडेंट जब जॉब के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि जो उसने पढ़ा है वो जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। कई स्टूडेंट को अलग अलग वजहों के से बीच में ही कोर्स छोड़कर जॉब करनी पड़ती है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स की जरूरतों का ख्याल रखते हुए मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। अब स्टूडेंट वापस अपने कोर्स से जुड़कर अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर सकता है, लर्न कर सकता है। इसका एक और एस्पेक्ट है, जब स्टूडेंट्स को यह भी स्वतंत्रता होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहे तो वो कर सकते हैं। इसके लिए वो पहले कोर्स से एक निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हायर एजुकेशन को स्ट्रीम से मुक्त करने, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट क्रेडिट बैंक के पीछे यही एक बहुत लंबे दूर की सोच के साथ हम आगे आए हैं। हम उस एरा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक प्रोफेशन में ही नहीं टिका रहेगा। बदलाव निश्चित है, मान के चलिए, और इसके लिए उसे निरंतर खुद को रीस्किल और अपस्किल करते रहना ही होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका भी बारीकी से ध्यान रखा गया है। साथियों, किसी भी देश के विकास में एक बड़ी भूमिका रहती है समाज के हर तबके की गरिमा, उसकी डिग्निटी। समाज का कोई व्यक्ति कोई भी काम करता हो, कोई निम्न नहीं होता है। हमें ये सोचना चाहिए कि भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रहे देश में ये बुराई कहां से आई? ऊंच नीच का भाव, मेहनत मजदूरी करने वालों के प्रति हीन भाव, इस प्रकार की विकृति हमारे अंदर कैसे घर कर गई? इसकी एक बड़ी वजह रही है कि हमारी एजुकेशन का समाज के इस तबके के साथ
एक डिस्कनेक्ट रहा। जब गांवों में जाएंगे, किसान को, श्रमिकों को, मजदूरों को काम करते देखेंगे, तभी तो उनके बारे में जान पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे वो कितना बड़ा योगदान कर रहे हैं। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो कैसे अपना जीवन खपा रहे हैं। उनके श्रम का सम्मान करना हमारी पीढ़ी को, वर्तमान को, भावी पीढ़ी को सीखना ही होगा। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्टूडेंट एजुकेशन और डिग्निटी ऑफ लेबर, उस पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। साथियों, 21वीं सदी के भारत से पूरी दुनिया को बहुत अपेक्षाएं हैं। भारत का सामर्थ्य है कि वो टैलेंट और टेक्नोलॉजी का समाधान पूरी दुनिया को दे सकता है। हमारी इस जिम्मेदारी को भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी एड्रेस करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भी समाधान सुझाए गए हैं, उससे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के प्रति एक माइंडसेट विकसित करने की भावना भी है। अब टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत तेजी से, बहुत अच्छी तरह से, बहुत कम खर्च में समाज के आखिरी छोर पर खड़े स्टूडेंट तक पहुंचने का माध्यम दिया है। हमें इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से टेक्नोलॉजी आधारित बेहतर कंटेंट और कोर्स के डेवलपमेंट में बहुत मदद मिलेगी। बेसिक कंप्यूटिंग पर बल हो, कोडिंग पर फोकस हो, या फिर रिसर्च पर ज्यादा जोर, ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं बल्कि पूरे समाज की अप्रोच को बदलने का माध्यम बन सकता है। वर्चुअल लैब जैसे कंसेप्ट ऐसे लाखों साथियों तक बेहतर शिक्षा के सपने को ले जाने वाला है, जो पहले से ही सब्जेक्ट्स पढ़ ही नहीं पाते थे, जिसमें लैब एक्सपेरिमेंट जरूरी हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश में रिसर्च और एजुकेशन के गैप को खत्म करने में भी अहम भूमिका निभाने वाली है। साथियों, जब इंस्टीट्यूशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये रिफॉर्म्स रिफ्लेक्ट होंगे, तभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अधिक प्रभावी और त्वरित गति से इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। आज समय की मांग है कि इनोवेशन और एडॉप्शन की जो वैल्यूज हम समाज में निर्मित करना चाहते हैं, वो खुद हमारे देश के इंस्टीट्यूशन से शुरू होनी चाहिए, और जिसका नेतृत्व आप सबके पास है। जब हम एजुकेशन और विशेष हायर एजुकेशन को एम्पावर्ड सोसाइटी के निर्माता के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, तो इसके लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी एम्पावर करना जरूरी है। और मैं जानता हूं, जैसे ही इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करने की बात आती है, तो उसके साथ ही एक और शब्द चला आता है, और वो शब्द आप बड़ी बात ही जानते हैं। वो शब्द क्या है? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी। आप भी जानते हैं कि ऑटोनॉमी को लेकर हमारे यहां दो तरह के मत पूरे देश में प्रवर्तमान है। एक कहता है कि सब कुछ सरकारी नियंत्रण से पूरी सख्ती से चलना चाहिए।
तो दूसरा कहता है कि सभी संस्थानों को बाय डिफॉल्ट ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। पहली अप्रोच में नॉन गवर्नमेंट संस्थानों के प्रति मिसट्रस्ट दिखता है, तो दूसरी अप्रोच में ऑटोनॉमी को एंटाइटलमेंट के रूप में भी ट्रीट किया जाता है। गुड क्वालिटी एजुकेशन का रास्ता इन दोनों के बीच में से ही निकलता है, दोनों मतों के मध्य से ही निकलता है। जो संस्थान क्वालिटी एजुकेशन के लिए ज्यादा काम करे, उसको ज्यादा फ्रीडम से रिवॉर्ड किया जाना चाहिए। इससे क्वालिटी को एनकरेजमेंट मिलेगा और सबको ग्रो करने के लिए इंसेंटिव भी मिलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने से पहले हाल के वर्षों में आपने भी देखा है कि कैसे हमारी सरकार ने अनेकों इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी देने की पहल की है। मुझे उम्मीद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जैसे जैसे विस्तार होगा, शिक्षा संस्थानों को ऑटोनॉमी की प्रक्रिया भी और तेज होगी। साथियों, देश के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बीइंग्स विथ स्किल एंड एक्सपर्टाइज। एनलाइटन ह्यूमन बीइंग्स कैन बी क्रिएटेड बाय टीचर्स। वाकई शिक्षा व्यवस्था में बदलाव देश को अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे प्रोफेशनल्स और उत्तम नागरिक देने का बहुत बड़ा माध्यम आप सभी हैं, आप सभी टीचर्स ही हैं, प्रोफेसर्स ही हैं। शिक्षा जगत से जुड़े आप ही लोग इस काम को करते हैं और कर सकते हैं। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में डिग्निटी ऑफ टीचर्स का भी ध्यान रखा गया है। एक प्रयास ये भी है कि भारत का जो टैलेंट है वो भारत में ही रहकर आने वाली पीढ़ियों का विकास करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टीचर ट्रेनिंग पर बहुत जोर है। वो अपनी स्किल्स लगातार अपडेट करते रहें, इस पर बहुत जोर है। आई बिलीव व्हेन अ टीचर लर्न्स, ए नेशन लीड्स। साथियों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमल में लाने के लिए हम सभी को एक साथ संकल्पबद्ध होकर काम करना है। यहां से यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद और समन्वय का नया दौर शुरू होने वाला है। आप सभी साथी, क्योंकि हायर एजुकेशन के सबसे शीर्ष संस्थानों के शीर्ष में है, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। मेरा आग्रह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर लगातार वेबिनार करते रहिए, डिस्कशंस करते रहिए, नीति के लिए रणनीति बनाइए, रणनीति को लागू करने के लिए रोड मैप बनाइए, रोड मैप के साथ टाइमलाइन जोड़िए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इस सबको जोड़ने की योजना बनाइए। और ये सारा चीज ये नई नीति के प्रकाश में आप ही को करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति
सिर्फ एक सर्कुलर नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ सर्कुलर जारी करके, नोटिफाई करके इंप्लीमेंट नहीं हो सकती है। इसके लिए मन बनाना होगा। आप सभी को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी। भारत के वर्तमान और भविष्य को बनाने के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए ये एक महायज्ञ है। 21वीं सदी में मिला हुआ एक बहुत बड़ा हमें अवसर है। हमारे इन प्रयासों से पूरी शताब्दी को एक दिशा मिलने वाली है और इसमें इस गौरवपूर्ण अध्याय में जुड़ने के लिए मैं आपको निमंत्रित देता हूं। इसमें आपका योगदान बहुत आवश्यक है। इस कॉन्क्लेव को देख रहे, सुन रहे प्रत्येक का योगदान आवश्यक है। मुझे विश्वास है इस कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को लेकर बेहतर सुझाव, बेहतर समाधान निकल करके आएंगे। और मैं विशेष रूप से आज जब मुझे अवसर मिला है तो सार्वजनिक रूप से डॉक्टर कस्तूरीरंगन जी का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यह काम छोटा नहीं था, बहुत बड़ा काम था। बहुत लोगों के सुझाव थे, बहुत अपेक्षाएं थी और फुल स्टॉप कॉमा भी उधर उधर हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। और इसलिए कस्तूरीरंगन जी और उनकी टीम ने कितनी बारीकी से एक तपस्या की तरह इस काम को किया होगा, तब जाकर के संपूर्णतः विवादों से मुक्त, विश्वास से भरी हुई, सपनों को संवारने वाली, संकल्प को ताकत देने वाली और सिद्धि में अटूट श्रद्धा के साथ ये नई शिक्षा नीति हमारे सामने आई है। मुझे विश्वास है कि देश के भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, वर्तमान पीढ़ी के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए ये नई शिक्षा नीति बहुत काम आएगी। मैं फिर एक बार शिक्षा जगत के आप सभी महानुभावों को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। नई शिक्षा नीति को लेकर आयोजित वेबिनार में संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के अपनी बात रख रहे थे। 34 साल बाद उन्होंने कहा कि देश के शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। लोगों के सुझाव के बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया। नई शिक्षा नीति में नए भारत की नींव रखेगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि नई शिक्षा नीति को अच्छे तरीके से लागू करना और उसमें लगातार समय के साथ बदलाव करना काफी अहम है। तो खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए PolicyBazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% ये अंधेरा बेशक एक हकीकत है, पर देश है भरोसेमंद हाथों में। विश्वास रखिए, हम जल्द उभरेंगे मजबूती के साथ। बस संभाल लीजिए खुद को, परिवार को, रोजगार को, कारोबार को। नए स्किल सीखिए, इस चुनौती को चैलेंज कीजिए। लॉग ऑन कीजिए digividyapith.com पर।
डिजी विद्यापीठ, स्किल्स नए जमाने के। गेल उत्कर्ष सुपर 100 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेधावी एवं निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा हेतु 11 महीने की निःशुल्क आवासीय कोचिंग। ऑनलाइन चयन परीक्षा के लिए रजिस्टर करें www.csrlopentest.in और अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 7987749483 व 7355520443। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIT. Join number 1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा। अब बिल्डिंग वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। आज बरेली जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। बरेली में बढ़ते कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। जिला अस्पताल का कर स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक करेंगे। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज लखनऊ जाएंगे। वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। सेनाध्यक्ष मुकुंद नरवणे चीन से सटी उत्तराखंड की सीमा के हालातों पर भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कॉन्क्लेव आज पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 20 लाख के पार हो चुकी है। भारत गुरुवार को अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया, जहां 20 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 21 दिनों में कोरोना वायरस के 10 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। दरअसल 16 जुलाई को देश में पहले 10 लाख कोरोना के मामले सामने आए थे। गुरुवार को 62,088 नए कोरोना केसों से देश भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 20,22,730 हो गई है। कोरोना का डबलिंग रेट अब देश में 22.7 दिन है। ये अमेरिका और ब्राजील के डबलिंग रेट से कई गुना ज्यादा है। भारत में कोरोना वायरस से मौत के आंकड़े पर गौर करें तो इसका आंकड़ा 41,000 पार कर चुका है। गुरुवार को 898 मौतों से यह आंकड़ा 41,633 पहुंच चुका है। हालांकि आंकड़ों के अनुसार मृत्यु दर गिरकर 2.07% पर आ गई है, जो वैश्विक रेट 3.75% से कम है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 4,586 नए केस सामने आए। कोरोना के मामले बढ़कर 1,08,974 यहां पर हो गए। यूपी में एक्टिव केसेस की संख्या अब 43,654 हो गई है, जबकि 1,918 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 8,623 हो गया है। 669 नए मरीज सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 5,427 मरीज अभी तक ठीक होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश में अब 3,056 एक्टिव केस हैं। अब 102 कोरोना पीड़ितों की मौत हो चुकी है। जिले में कोरोना के 1,41,531 केस हो चुके हैं, जबकि अब तक 4,059 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 10,348 हो चुकी है, जबकि 1,27,124 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 4,79,779 हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 16,792 लोगों की मौत हो चुकी है।
महाराष्ट्र में 1,46,305 एक्टिव केस है, जबकि यहां 3,16,375 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। लखनऊ में कोरोना के 664 नए मरीज मिले, वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई। आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल की पत्नी कोरोना पॉजिटिव, बीते 24 घंटे में कुल 38 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। आगरा में 2001 हुई कोरोना पॉजिटिव की संख्या। गोरखपुर के सीएमओ सहित 189 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले के 2 एडिशनल सीएमओ बुधवार को ही संक्रमित पाए गए थे। सीएमओ के संक्रमित पाए जाने से हड़कंप। संगम नगरी में कोरोना का कहर जारी। कोरोना संक्रमित 4 मरीजों की आज हुई मौत। कोरोना से अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना में 133 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें 77 पुलिस लाइन के पुलिस जवान। एक्टिव मरीजों की संख्या 651। कोविड लेवल में एक मरीज भर्ती। कानपुर हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा और एसपीआरए ने की थी बातचीत। देवेंद्र मिश्रा ने एसपीआरए से की थी एसओ विनय तिवारी की शिकायत। मिर्जापुर के विंध्यावासिनी मंदिर पर एक पंडा को पकड़ने गई पुलिस को दौड़ाकर पीटा गया। हमले में दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 3 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हैं। लखनऊ में प्यार की खौफनाक दास्तां सामने आई, जहां एक प्रेमी ने पहले अपनी प्रेमिका को बेरहमी से कत्ल किया, उसके बाद खुद फांसी के फंदे से लटककर अपना भी खात्मा कर लिया। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने बड़ा खुलासा किया। फोरेंसिक एक्सपर्ट की माने तो प्रेमी ने पहले प्रेमिका को बेल्ट से दर्जनों बार पीटा, फिर गले पर नुकीले चम्मच से तकरीबन 75 से 80 बार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। ग्रेटर नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। थाना जारचा इलाके में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश घायल, पैर में गोली लगी, एक फरार होने से कामयाब रहा। पुलिस ने घायल बदमाश से थाना कासना इलाके से लूटा गया मोबाइल फोन, चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया। गाजियाबाद में एक युवक ने मानवता की मिसाल कायम की है। बीती रात एक महिला घरेलू विवाद के चलते नहर में कूद गई। महिला को डूबता हुआ देख सद्दाम नाम के युवक ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नहर में छलांग लगा दी और महिला की जान बचाई। गोंडा जिले के बिसनपुर गांव के पास भिकारीपुर सकरौर बांध टूट गया। बांध का करीब 60 मीटर हिस्सा नदी में समा गया और घाघरा का पानी गांव में घुसकर तबाही मचा रहा है। बांध कटने से लोगों के घरों में पानी घुस गया और ग्रामीण गांव छोड़कर पलायन में जुट गए। बांध कटने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बहराइच में पुराने रंजिश को लेकर दबंगों ने चलाई गोली। गोली लगने से 5 लोग घायल, एक की हालत नाजुक। ग्रामीणों के घेरने पर दबंग बंदूक छोड़कर हुए फरार। बलिया में चाकू से गोदकर युवक की निर्मम हत्या कर मचा हड़कंप। मृतक के गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों और सड़क को किया जाम। पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगाए जमकर नारे। गाजियाबाद के मसूरी टोल प्लाजा से मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया। मामला टोल कर्मियों से मारपीट का है। आरोप है कि लग्जरी कार में आए युवक ने खुद को इलाके में विधायक का भतीजा बताया और टोल देने से इनकार कर दिया। मनोज सिन्हा के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए जाने पर गाजीपुर में कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने पटाखे फोड़ एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। उनकी आवाज पर लोगों का जमावड़ा लगा रहा। 8 अगस्त को नोएडा में सीएम योगी का आगमन। नोएडा के सेक्टर 39 स्थित करोड़ों की लागत से बनी कोविड-19 अस्पताल का सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। सेक्टर 39 स्थित कोविड-19 अस्पताल में सभी तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समीकरण साधने की कवायद तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी लखनऊ में परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति लगवाएगी। इसके लिए सपा नेता जयपुर पहुंचे, जहां तय करेंगे कि मूर्ति का आकार कैसा होगा।
राम जन्मभूमि पूजन पर समाजवादी पार्टी के सांसद और बाबरी मस्जिद कमेटी के संयोजक रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने विवादित बयान दिया। बर्क ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने अपनी ताकत के बल पर अदालत से अपने हक में फैसला कराकर मंदिर की बुनियाद रखी। मुसलमानों के लिए वो जगह बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और हमेशा रहेगी। बर्क ने कहा कि देश का मुसलमान मोदी और योगी के रहमो करम पर नहीं है, देश का मुसलमान अल्लाह के भरोसे पर जिंदा है। अयोध्या प्रकरण पर अब भी आपत्ति जताने वालों को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का करारा जवाब। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और उसके अनुपालन में किए जा रहे कार्य पर आपत्ति जताने वाले राष्ट्रद्रोही भी हैं और देशद्रोही भी। अमेठी जनपद के मुख्यालय गौरीगंज स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक की गई। यूपी के उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड का हाल बेहाल है। विभाग को जेल के 91 प्रोजेक्ट दिए गए थे, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते विभाग से न सिर्फ ये प्रोजेक्ट वापस लिया जा सकता है बल्कि विभाग पर बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। जेलों के 91 प्रोजेक्ट काम करने के लिए गृह विभाग ने पिछले बजट में आवंटित किया था, लेकिन यूपीपीसीएल अभी तक केवल 3 प्रोजेक्ट पर ही काम शुरू कर पाया है। अब एसईएस होम ने विभाग के एमडी नवीन कुमार से प्रगति रिपोर्ट तलब की है। हमीरपुर में तहसील कैंपस में दस्तावेज लेकर का शव संदिग्ध अवस्था में कैंपस में स्थित बंदी जेल में फांसी पे लटका हुआ मिला। तहसील कैंपस में शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। हमीरपुर में कोतवाली मुस्कुरा इंस्पेक्टर का ऑडियो वायरल। होमगार्ड के बाद कोतवाल की करतूत आई सामने। फरियाद लेकर कोतवाली महिला को भद्दी भद्दी गालियां दी। प्रभारी निरीक्षक का गाली देने का ऑडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में देर रात चलती कार में अचानक लगी आग। कार में सवार परिवार ने आनन फानन में कूदकर बचाई जान। आग लगने से जलकर खाक हुई कार। शॉर्ट सर्किट के कारण कार में लगी आग। घटना में नहीं हुई कोई जानहानि। गाजीपुर में 9 अगस्त को होने वाली उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है। बीएड की परीक्षा को नकल विहीन सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक जिले के राइफल क्लब सभागार में की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि बीएड प्रवेश परीक्षा रविवार को 2 पोलियों में आयोजित होगी। परीक्षा प्रथम पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। लखनऊ के कृष्णा नगर होटल में प्रेमी युगल ने किया सुसाइड। होटल मोमेंट के कमरे नंबर 110 में मिला प्रेमी युगल का शव। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। मऊ जिले के नगर क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट ने दुकानदारों और ग्राहकों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान बिना मास्क लगाने वालों का चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। साथ ही जुर्माना न देने पर एफआईआर दर्ज की गई। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की महिलाओं ने कसम खाई है कि वो इलाके में स्थित शराब का ठेका बंद करवाकर रहेंगे। महिलाओं ने शराब के ठेके के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। इससे पहले शराब के ठेके का विरोध करके चेतावनी भी दी गई थी। कासगंज में खेत में चल रहे 9 गौवंशों की हुई मौत। 7 गौवंशों की बिगड़ी हालत। तहसील प्रशासन, पुलिस और पशु चिकित्सक टीम मौके पर पहुंची। जहरीला चारा खाना बताया जा रहा है गौवंशों की मौत का कारण। अलीगढ़ के थाना इगलास में फर्जी आर्मी ऑफिसर बनकर लोगों को आर्मी ने नौकरी देने के नाम पर किए जा रहे फर्जीवाड़े का पुलिस ने किया खुलासा। लेफ्टिनेंट कर्नल की वर्दी पहनकर वसूली करने आए युवक को गाड़ी के साथ किया गिरफ्तार। लखनऊ में कॉल सेंटर के द्वारा धोखाधड़ी करके पेंशन चालू कराने वाले अंतर्राज्यीय शातिर जालसाज गिरफ्तार। गिरोह के लोग पेंशन धारकों को मुख्य रूप से बनाते थे निशाना।
देवरिया जनपद के सलेमपुर कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 2 अभियुक्त गिरफ्तार। भारी मात्रा में अपमिश्रित शराब बनाने के उपकरण बरामद। बदायूं जिले में स्वास्थ्य केंद्र की आवासीय बिल्डिंग गिरने से रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मी और उसकी पत्नी और बेटी की दर्दनाक मौत। जर्जर इमारत को खाली कराने के लिए कई बार किए गए थे प्रयास। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद भी युवाओं में है गुंडाई का क्रेज। बर्थडे पार्टी में लहराया पिस्टल। क्षेत्र पंचायत सदस्य गगन ठाकुर ने लहराया पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल। श्रावस्ती में राप्ती नदी जलस्तर नीचे आने के बाद कटान का खतरा बढ़ गया है। लगातार गांव और मुख्य मार्गों को राप्ती नदी अपना निशाना बना रही है। गाजीपुर के मरदह विकासखंड के बरही गांव में खेत के बीचों बीच बने ताल की वजह से किसानों की कई बीघा फसल बर्बाद हो रही है। लगभग 1000 बीघे में फैले ताल में किसानों द्वारा लगाई गई धान की फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। गोड्डा में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर। घाघरा के तेज बहाव में भिखारीपुर सकरौर बांध कटा। तरबतगंज विष्णुपुरा के पास भी कटा बांध। बाढ़ की चपेट में आए कई गांव। ग्रामीणों में दहशत। पलायन को मजबूत ग्रामीण।